जहां गौतम एक तरफ गुंडों से लड़ रहा था, वहां दूसरी तरफ अंजलि गुंडों से पीछा छुड़वाने के लिए बेतहाशा भाग रही थी। रात का समय है। सड़क पूरी तरह से खाली है, सिवाय कुछ कुत्तों और फुटपाथ पर सोने वाले इंसानों के अलावा और कोई भी नहीं है। अंजलि की ताकत अब जवाब दे रही है। वो थकती जा रही है, पसीने से तरबतर, चेहरे के साथ साथ कपड़ा भी गीला हो चुका है। उसकी हांफने की आवाज पूरे वातावरण की शांति भंग कर रही है। अंजलि दौड़ते हुए इधर उधर नजर घुमाकर देख लिया करती थी ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उसकी किस्मत आज उसके साथ कतई नहीं थी। आखिरकार एक जगह पर वो थक कर खड़ी हो जाती है। पीछे देखती है तो पाती है कोई भी नहीं है। शायद उसने मुसीबत को पीछे छोड़ दिया था। वो कुछ पल को निश्चिंत होकर राहत की सांस लेती है और अपने घुटनों पर हाथ रखकर आराम करती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, एक गाड़ी के उसके सामने रुकने की। वो दहशत में जब सीधे खड़ी होकर देखती है तो उसकी आंखों में दहशत और भी बढ़ जाती है। उसके सामने की सड़क में एक गाड़ी है। उसके अंदर कुछ गुंडे बैठे हुए हैं। वो उसे शैतानी मुस्कान से देखते हैं, मानो कह रहे हो कि अब वो उसके चंगुल से बचकर कहाँ जाएगी। लेकिन अंजलि के अंदर अभी भी उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बची हुई थी। वो पीछे मुड़ती है और भागने को होती है कि तभी उसके कानों से वो पहचानी आवाज टकराती है, माँ। ये एक चीख भरी पुकार थी। अंजलि समझ जाती है। वो पीछे मुड़ती है और वही देखती है जिसका डर उसे होता है। उन गुंडों के बीच बैठे उसके मासूम बच्चे। वो रो रहे हैं और उसकी तरफ देखकर हाथ कर रहे हैं। अब अंजलि भागना छोड़ गुंडों की उस गाड़ी की तरफ दौड़ती है। उसके पास आते ही एक गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है। अंजलि की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी सुनसान ऊंची पहाड़ी जगह पर पाती है। वो बंधी हुई होती है और लाचार होती है। उसके सामने उसके बच्चे हैं जिन्हें गुंडों ने ठीक पहाड़ के अंत में खड़ा कर रखा है। उनमें से एक गुंडा उसे कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तुमसे कितनी बार कहा कि हमारी बात मान जा, लेकिन तेरे घमंड ने तुझे झुकने नहीं दिया। अब देख कैसे तेरे घमंड का हट जाना तेरे ये बेचारे प्यारे बच्चे भरेंगे। अंजलि अपने बच्चों के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है, लेकिन उसकी बात पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुंडा विवान और अंजलि के सामने वंश को पकड़कर उसे उस पहाड़ी जगह से नीचे गिरा देता है। वंश रोता रोता चीखता है और उसी चीख के साथ अंजलि की भी चीख निकल जाती है। वो वंश का नाम चिल्लाते हुए उठती है और देखती है कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है। ये कमरा गौतम के घर का एक कमरा है। अंजलि को समझ में आता है कि वो सिर्फ एक सपना ही देख रही थी, एक भयानक सपना। वो एक एसी कमरे में थी, लेकिन माथे पर फिर भी पसीना होता है। वो रुमाल से अपना पसीना पोंछती है। वो तुरंत उठकर वंश और विवान के कमरे में जाती है और उन्हें देखती है। वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं। वो चैन की सांस लेती है और फ्रिज की तरफ जाकर एक बोतल पानी निकालती है। पानी पीकर वो अपने कमरे की तरफ जाती है। उसे ध्यान नहीं होता कि गौतम भी उठ चुका है, जो उसे वहां देख चुका होता है। गौतम अंजलि के चेहरे की परेशानी पड़ चुका होता है। अंजलि कमरे में पहुंचने के बाद अपना सेलफोन निकालती है। उसकी नींद जा चुकी थी, इसीलिए वो अब इंटरनेट से अपनी बीमारी से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। उसे कुछ काम की चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर वो भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं होती, तो वो चिढ़ने लगती है। उसी वक्त उसके दरवाजे में एक दस्तक होती है। वो चमक जाती है कि रात के इस वक्त कौन हो सकता है। कौन? वो पूछती है। मैं हूँ गौतम, अंदर आ सकता हूँ? जवाब आता है तो अंजलि राहत की सांस लेती है और फोन से सर्च डिलीट करके उसे अपने तकिए के पास रख देती है। आ जाओ, अंजलि जवाब देती है। गौतम अंदर आता है। तुम ठीक तो हो ना? गौतम पूछता है। अंजलि अपने डर को छुपाने की भरकस कोशिश करते हुए जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, बस नींद नहीं आ रही थी। गौतम समझ जाता है। लगता है तुम टेंशन ले रही हो। इसकी जरूरत नहीं है अंजलि, तुम अब यहाँ सेफ हो।
गौतम अंजलि को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और उसके बिस्तर के पास आता है, लेकिन अंजलि पर इसका कोई खास असर नहीं होता। लेकिन गौतम के सामने वो मान जाने का अभिनय जरूर करती है। गौतम उसके पास बैठ जाता है। मैं जानता हूं कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद इतनी आसानी से पहले जैसा हो जाना आसान नहीं है, लेकिन भरोसा रखो, ये जो भी परेशानी है वो जल्दी खत्म होगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। अंजलि अपना डर बयान करती है। लगता तो नहीं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा रहेगा। पहले कम तकलीफें नहीं थी, उसमें बच्चों ने जीने की वजह दी, अब तो उनके भी खो जाने का डर लगता है। अंजलि की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसे पोंछते हुए गौतम कहता है, किसी को कुछ नहीं होगा और ना ही कोई तुमसे दूर जाएगा। याद रखना, तुम इन सब में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना सुनते ही डरी हुई अंजलि को एक ताकत सी महसूस होती है, जैसे सामने किसी ने थाम रखा हो और वो उसके लिए सभी मुसीबतों से लड़ लेगा। वो उस पल में बहकर उसके सीने से लग जाती है। गौतम भी उस पल में ठहर जाता है और उसके सर पर हाथ रखता है, लेकिन 2 पल बाद ही जैसे फिर से कोई सपना टूटा हो, वो होश में आती है और उससे अलग होती है। माफ करना, मुझे माफ करना। गौतम भी उतना ही अजीब महसूस करता है, तो वो भी तुरंत कवर अप करता है। अब मैं चलता हूँ, कहकर वो जाता है। इस बार अंजलि नहीं चाहती कि वो जाए, लेकिन हालात ने उन्हें सामने होते हुए भी दूर कर दिया था, और ये दूरी पता नहीं कब दूर होने वाली थी। अगले दिन अंजलि के उठते ही विवान की फरमाइश हो गई। उसे अपनी मम्मा के हाथ के बने पोहे खाने थे। अंजलि भला विवान का दिल कैसे तोड़ सकती थी। उसने विवान को हाँ कहा और अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से जवाब आया, हेलो अंजलि जी, कैसी हैं आप? इस आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। ना जाने क्यों उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। कौन है? उसने पूछा। दूसरी तरफ से उसी तरह का जवाब आया, जैसा कि अंजलि के मन में संदेह आ चुका था। मनहूसियत भरा खतरनाक जवाब। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। इसके बाद जो उस आवाज ने अंजलि से कहा, उससे अंजलि का बदन सिहर कर रह गया। सामने से सीधी सीधी धमकी मिल रही थी। वो अनजान शख्स उससे खुद को उन गुंडों को सौंपने को कह रहा था। उन्हें अंजलि चाहिए, किसी भी कीमत पर। एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारी जरूरत है हमें, और जो हमारे पास नहीं आता उसे हम कैसे उठवा लेते हैं ये तुम जानती हो। वो शख्स उसे डराता है। इस वक्त गौतम भी घर पर नहीं होता। अंजलि के चेहरे पर डर घर करने लगता है। उस घर में होने और पुलिस वालों के बीच में पड़ने से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है तुम नहीं जानती। अब इस परेशानी की वजह से हमें तुमसे हर्जाना वसूलना पड़ेगा, और वो हर्जाना तुम्हारे प्यारे बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चों का जिक्र होते ही अंजलि का पारा एकाएक चढ़ जाता है। वो चिल्ला पड़ती है, मेरे बच्चों को कुछ किया ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। इस पर फोन की दूसरी तरफ से ठहाके की आवाज आती है। क्या बात है, तो ये बीमार इंसान जो खुद मरने की राह पर है वो हमें जान से मारेगी? यानी इस चुहिया में जंगली बिल्ली बनने की काबिलियत भी है। गुस्से में आई अंजलि जानती है कि वो किस स्थिति में है और सामने खड़ा दुश्मन कितना खतरनाक है। जरा शांत हो जाओ और हमारी बात पर गौर करो, वरना तुम जानती हो कि क्या कर सकते हैं हम। वो अब शांत हो जाती है। फोन रख दिया जाता है। अंजलि हेलो हेलो चिल्ला कर रह जाती है। फोन को बिस्तर पर पटक कर वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। उसी समय विवान और वंश दोनों उसके कमरे में होते हैं। वो उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। अंजलि उन्हें देखकर पहले तो सीने से लगा लेती है। वो रो रही होती है। बच्चों को समझ में नहीं आता। वो पूछते हैं तो उन्हें डालने के लिए वो पोहे बनाने की कहकर अपने आंसू पोंछती है और किचन की तरफ चली जाती है। बच्चों को पता होता है कि माँ उन्हें कुछ नहीं बताने वाली, तो वो गौतम को फोन लगाते हैं।
गौतम उसके रोने और परेशान होने की बात से समझ जाता है और कुछ ही देर में घर पहुंचने की बात कहता है। रिया ने विवान को अंजलि से पोहे की फरमाइश करते हुए सुन लिया था। उसके दिल में आग लग जाती है। वो किचन में जाती है। पीछे पीछे लता देवी भी आती है। अंजलि को रिया के आने का आभास हो रहा होता है जब वो पोहा बना रही होती है। समझ में नहीं आता कि पोहा बनाना अच्छा आता है या लोगों को बेवकूफ। वो खेल शुरू करती है। अंजलि जवाब देते हुए कहती है, देखो रिया, मेरा दिमाग पहले से खराब है और खराब मत करो। मुझे शांति से अपना काम करने दो। इस पर लता देवी बीच में कूद पड़ती है। ये देखो, हमारी जिंदगी खराब करने के बाद इसका दिमाग खराब हो रहा है। फिर रिया भी आगे कहती है, और तुम अपना काम तो कर रही हो, इसीलिए तो जिंदगी हमारी नरक बनती जा रही है। अरे मुझसे दुश्मनी तो है ही, लेकिन गौतम पर क्यों मुसीबत बनकर चढ़ी हुई हो? गौतम पर मैं मुसीबत बनी हुई हूँ? पागल हो क्या? अंजलि कहती है। इस पर रिया उसे कोसती है कि किस तरह उसकी वजह से गौतम परेशान रहता है और चैन से सो नहीं पा रहा है। दिन भर बस इधर से उधर करता रहता है, काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। रिया के संग लता देवी भी पूरी तरह ताल से ताल मिलाती है। उनके कहने का तरीका इतना तीखा होता है कि वो अंजलि के मन में हंटर की तरह चोट करे। उनकी बातें तो अंजलि को चुभती ही हैं। साथ ही एक तरफ कान में उस फोन कॉल में कही गई बात भी गूंजती रहती है। अंजलि का दिमाग कहीं ना कहीं इस बात को अपना रहा होता है। इस सारी मुसीबत की जड़ अभी तक वहां रुके रहना ही है। उन दोनों के पूरी जहर उगल लेने के बाद अंजलि बिना कुछ कहे पोहा प्लेट में रखती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वंश और विवान उसका इंतजार कर रहे हैं। रिया और लता देवी अंजलि के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि इस बार उनकी बातें असर कर गई हैं। जब तक वो पोहा खाते हैं, अंजलि अपना और बच्चों का सामान बांधने लग जाती है। बच्चे पूछते भी हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तब अंजलि उन्हें झटका देती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे। वो अभी के अभी निकलेंगे दिल्ली, अपने घर। इस अचानक के फैसले से बच्चे स्वाभाविक तौर पर तैयार नहीं होते। वो जाने से मना करने लगते हैं, लेकिन अंजलि उनकी बात सुने बिना ही उनके भी कपड़े बांध देती है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप दोनों अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल। गुस्से में कहे गए इस बात पर दोनों बच्चों की दिग्गी बन जाती है। वो एक दूसरे का मुंह ताकने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। ये पापा कब आएंगे? विवान वंश से पूछता है। पता नहीं डोरेमोन, मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। अंजलि इस बार स्वास्तिका को भी नहीं बताती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो भी उसे जाने नहीं देगी। तो वो उसे फ्लाइट में चढ़ने के बाद बताने का फैसला लेती है। दोनों बच्चे गौतम का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन वो नहीं आता। अंजलि कैब मंगवा लेती है और अपने बच्चों के साथ 3 सूटकेस पकड़कर वहां से चली जाती है। अंजलि रिया और लता देवी के सामने ही निकल जाती है। इसलिए उसके जाने के बाद रिया और लता देवी खुशियां मनाने लगती हैं। आखिर छुटकारा मिल गया उस नागिन से हमें, लता देवी कहती है। इस पर रिया कहती है, अब उससे अपने घर और अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगी। किसे घर में नहीं आने दूंगी? एक कड़क जानी पहचानी आवाज पीछे से सुनाई देती है। रिया पलटती है तो देखती है कि आंखों में गुस्से की अंगार लिए गौतम खड़ा है। जैसे ही गौतम को पता चलता है कि बच्चे और अंजलि सब चले गए हैं, वो बदहवास सा अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और उसकी गाड़ी हवा का सीना चीरती हुई निकल जाती है। उधर एयरपोर्ट की भीड़ में अंजलि अपने बच्चों सहित गुम होने वाली है। उसके दिमाग में रह रहकर कभी रिया और लता देवी के ताने गूंजते हैं तो कभी उसकी धमकी। उसने एक नजर अपने दोनों बच्चों पर डाली और सोचने लगी कि कैसे इन फूलों की हिफाजत करेगी वो उन मनहूस कांटों से जो उसी की वजह से इन पर घात लगाए बैठे हैं। इधर दोनों बच्चों की आंखें लगातार किसी को ढूंढ रही हैं जो उनको जाने से रोक सके। अपनी माँ की परेशान हालत को देखकर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे उन सब के कदम अपनी नई अनजान दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर अब निराशा आ चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को इस भाव से देखते हैं कि अब वो नहीं आने वाले कि तभी अंजलि
की पुकार पर सबकी नजर उस आवाज की ओर घूम जाती है। बच्चों के चेहरे पर रौनक लौट आती है। सामने से गौतम भागता हुआ आ रहा था। गौतम पास आता है और हाँफते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है अंजलि, चलो वापस घर। कहते हुए वो अंजलि के हाथ से लगेज ट्रॉली को लेने लगता है। अंजलि उसका हाथ बीच में ही रोक देती है। नहीं गौतम, हम तुम्हारे घर वापस नहीं जा सकते। प्लीज तुम वापस जाओ और हमें जाने दो। कहते हुए अंजलि आगे बढ़ने लगी तो गौतम ने उसे फिर से रोक लिया। वो अंजलि के चेहरे पर कारण ढूंढता हुआ कहता है, तुम जानती हो ना कितना डेंजरस है तुम्हारा खुले में रहना। कैसे संभालोगी ऐसी हालत में दोनों बच्चों को। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, चलो वापस। अंजलि रोक नहीं पाए खुद को। उसने छटपटाते हुए उस मेंटल टॉर्चर के बारे में गौतम को बता दिया जो उसने उसके घर में झेले थे। ठीक ही तो कहते हैं वो लोग, मैं किस हक से अब तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, और अगर यहाँ रही भी तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाऊंगी। मैं अब और तुम पर या किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गईं, जिनको छलकने से उसने पूरी ताकत से रोक लिया। गौतम को रिया और अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। वो बस चाहता था कि अंजलि और दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने रहे ताकि वो उन्हें महफूज रख सके। उसने अंजलि को कहा, अंजलि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम घर पर रहो। इसके लिए अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। अंजलि एकदम चौंकती है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो गौतम? अंजलि को लगा कि गौतम ने ये बचपने की बात यूं ही बोल दी, पर गौतम अपनी बात पर कायम था। हाँ अंजलि, कम से कम तुम्हें मेरे घर को अपना मानने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं बस तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता अब। गौतम के आखिरी के शब्दों में थोड़ी नमी थी जिसे अंजलि ने भी महसूस किया। अंजलि समझ रही थी कि गौतम उसकी और बच्चों की परवाह करता है और वो इस वक्त उसे हरगिज नहीं जाने देगा। मैं जानती हूँ गौतम, तुम्हें बच्चों की परवाह है, लेकिन अंजलि ने कहा तो गौतम ने उसे बीच में ही टोक दिया। अंजलि प्लीज ना मत कहो, तुम कहो तो हम शादी। अंजलि एकदम से चुप हो गई। गौतम उसके जवाब के इंतजार में अधीर हुआ जा रहा था। अंजलि बोली, बच्चों को मैं भी खतरे में नहीं डालना चाहती, इसीलिए तुम्हारे घर चल रही हूँ। शादी की बात दोबारा मत करना, खेल नहीं है शादी। आज रिया से कर ली, कल अंजलि से कर ली। जिससे प्यार होता है उससे करते हैं शादी। गौतम थोड़ी देर चुप होता है और कहता है, मैं सच में बहुत कंफ्यूज हुई और अंजलि, नहीं समझ आता किसके साथ रहना है, किससे शादी करना है। कुछ क्लैरिटी नहीं आती दिमाग में, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता। बस तुम घर चलो अभी। गौतम थोड़ा झेप गया, लेकिन इसके मन में अंजलि के लिए बहुत परवाह है और ये बात अंजलि भी बहुत अच्छी तरह समझने लगी थी। अंजलि को भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए था और वो गौतम की चौकसी में उसके घर से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। अंजलि और दोनों बच्चे गौतम के साथ वापस घर लौट जाते हैं। गौतम अंजलि और बच्चों के साथ घर में एंटर करता है। अंजलि को देखकर रिया को एक तगड़ा झटका लगता है। वो जलन और गुस्से में कांपने सी लगती है। जैसे ही सब लोग मेन हॉल में आते हैं, रिया बोल पड़ती है, जब वापस ही आना था तो जाने का नाटक ही क्यों किया? शट अप रिया। गौतम की कड़कती फटकार ने रिया की जबान पर ब्रेक लगा दिया। तुम अपनी जबान को काबू में रखा करो रिया। अंजलि तुम्हारी बड़ी बहन है, ये तो याद है ना तुम्हें, या भूल गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे भला बुरा कहने की? थोड़ी सी तो शर्म करो। वो दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से निकल गई और तुम। तभी लता देवी आ जाती है। वो भी अंजलि को देखकर चिढ़ जाती है। इतने सारे शब्दों के तीरों से भेद भेद कर इस मनहूस अंजलि को घर से बाहर का रास्ता दिखाया और ये गौतम उसे फिर से वापस ले आया। मन ही मन सोचते हुए उन्होंने गौतम से कहा, बेटा हमने उसे जाने को थोड़ी कहा, अब वो जाना चाहती थी तो तू भी जाने देता। उसे अब अपना परिवार खुद संभाले दे, तुम क्यों उसे। आप तो रहने दो माँ। गौतम इरिटेट हो गया। आप तो खुद माँ हैं, फिर भी एक माँ का दर्द नहीं समझ सकती, उल्टा अंजलि को ताने मार रही हैं। लता देवी एकदम अवाक रह गई। गौतम ने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज वो हैरान है
कि ऐसा क्या जादू कर दिया अंजलि ने कि गौतम उनसे इस तरह बात कर रहा है। गौतम दोनों को बोलता ही गया, आप दोनों कान खोल कर मेरी बात सुन लो। अंजलि अब इसी घर में रहेगी और अगर आप दोनों ने उससे फिर से कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो ठीक नहीं होगा। चलो अंजलि। गौतम अंजलि और बच्चों को उनके कमरे में छोड़ने चला गया। हॉल के दो कोने पर मुंह खोले दो मूर्तियां खड़ी रह गईं। रिया और लता जी के कानों में साए साए होने लगा। दोनों ने एक दूसरे को ये क्या था ये भाव से देखा। उन दोनों का दिमाग अब भी इस घटना को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उन दोनों की सारी चाल उल्टी जो पड़ गई थी। अगले दिन स्वास्तिका अंजलि से मिलने घर चली जाती है। अंजलि ने उसे पिछले दिन हुई सारी घटना बताई, कैसे रिया और उसकी सास के तानों से तंग आकर उसने घर छोड़ा और कैसे फिर गौतम उसे वापस घर ले आया। स्वास्तिका उसकी बात सुनकर कभी परेशान होती तो कभी हैरान। तू जा रही थी मुझे बिना बताए, और क्यों? तुझे पता है ना क्या हो रहा है तेरे साथ? अंजलि उसे कहती है कि वो रिया के तानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अगर वो स्वास्तिका को बताती तो वो उसे रोक लेती। फिर वो उसे इस गुंडे के फोन कॉल के बारे में भी बताती है। स्वास्तिका अपनी दोस्त पर टूटती मुसीबतों से विचलित होने लगती है। वो अंजलि का हाथ पकड़कर कहती है, तू जानती है ना मैं तेरे साथ हूँ हर वक्त, कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं तुझे, वंश और विवान को। अंजलि अपनी दोस्त का सहारा पाकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। वो उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और कहती है, आई नो यार, पर मैं डर गई थी उस गुंडे की फोन कॉल से। बस मैं बच्चों की सेफ्टी चाहती हूँ फिलहाल, जब तक कि मैं कोई सॉलिड एस्केप नहीं ढूंढ लेती। स्वास्तिका उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाती है। कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। अंजलि झिझकते हुए उसे बताती है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार यहाँ पर रुकना। तुझे पता है गौतम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। स्वास्तिका एकदम से चौंक जाती है। उसने अंजलि को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखने लगी। तुम दोनों को फिर से मोहब्बत हो गई है ना एक दूसरे से? अंजलि ने जैसे एक पल सोचा फिर दूसरी तरफ देखने लगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में गौतम के लिए अब रिस्पेक्ट के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं है। स्वास्तिका बात की जड़ तक पहुंचने के इरादे से एक और पॉइंट रखती है। तुझे ना सही गौतम को हो सकता है वो तेरा कितना ख्याल रखता है सब दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता गौतम के दिल में भी ऐसा कुछ है। वो मेरी परवाह जरूर करता है, पर बच्चों को वो जरूर प्यार करता है। शायद वो बड़ी वजह हो, और मैं भी तो सिर्फ बच्चों की सलामती की वजह से ही यहाँ पर रुकी हूं ना। इधर दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठकर अपनी अलग प्लानिंग पर डिस्कस कर रहे थे। वो इस बात से खुश है कि उन्हें मम्मी पापा दोनों का प्यार मिल रहा है। उन्होंने दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को भी महसूस किया है। वो किसी भी तरह उन दोनों को और पास लाना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर जब गौतम ने अंजलि को शादी के लिए कहा तो वो दोनों के मन बल्लियों उछल गए थे। तब से दोनों भाई बस इसी फिराक में हैं कि मम्मी पापा कैसे भी करके साथ हो जाएं हमेशा के लिए। उनके मासूम दिल दुनियावी मानदंडों को ना समझ सकते हैं ना मानते हैं। वो बस उस ममता और पितृत्व के सागर में गोते लगाते रहना चाहते हैं, जिसका एहसास इन दोनों को ही एक साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन कैसे इस सवाल पर दोनों की सुई अटल जाती है। तभी वंश के दिमाग का बल्ब जल उठा। याद है भाई, हम सब लोग लास्ट टाइम पिकनिक पर गए थे तो कितना मजा आया था। मम्मी पापा एक दूसरे के साथ कितने खुश थे ना। अगर हम सब एक बार फिर से पिकनिक पर जाएंगे तो पापा मम्मी फिर से बात कर पाएंगे ना। विवान की आंखें भी टिमटिमाने लगी। उसने तुरंत अपने भाई की बात पर मुहर लगा दी। चल अभी पापा से बात करते हैं। दोनों दौड़ते हुए गौतम के कमरे में पहुंचे। गौतम किसी फाइल में खोया हुआ था। पापा, उसके कानों में जैसे शहद खुल गया। मुस्कुराते हुए पलटा तो उसके दो एंजल्स बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। यस माय चैंपियंस।
गौतम ने उन्हें प्यार से निहारते हुए कहा तो विवान की चहकती आवाज उसकी तरफ बढ़ गई। पापा, हमको आपसे कुछ चाहिए। गौतम उनके लिए पूरी दुनिया खरीद सकता था। वो उत्सुक होकर बोला, एनीथिंग यू वांट, से इट। वंश ने आगे का मोर्चा संभाला। पापा, हम लोग फिर से पिकनिक पर चलते हैं ना? आप, मम्मी, वंश और मैं। खूब मजा आएगा। गौतम को भी याद आया पिछली पिकनिक का बिताया वक्त, पर फिर उसके दिमाग में पार्क से अंजलि का किडनैप होना भी किसी बिजली की तरह कौंध गया। उसकी लंबी मुस्कान छोटी होने लगी। नहीं, वो इस तरह पब्लिक प्लेस में अंजलि और बच्चों को एक्सपोज करने का रिस्क नहीं ले सकता। वंश और विवान उसके चेहरे से गायब हुई मुस्कान का सबब समझने का प्रयास करने लगे। पापा, जाएंगे ना हम? विवान की आवाज ने गौतम को उसके विचारों की गहराई से खींचकर वर्तमान में खड़ा कर दिया। दोनों बच्चे टकटकी लगाए उसकी हामी का इंतजार कर रहे थे। गौतम ने प्यार से उन्हें अपने पास खींचा, फिर समझाया, बेटा, आपको पता है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर अंकल ने बोला है कि उनको घर पे ही रहना है। आप दोनों चाहते हो ना आपकी मम्मी फटाफट से ठीक हो जाए? दोनों बच्चे ध्यान से उसे सुन रहे हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं कि मम्मी ठीक हो जाए। दोनों ने हामी में सिर हिलाया तो गौतम ने कहा, हम लोग पिकनिक पर जरूर जाएंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं, ओके? दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। गौतम के तर्क का कोई उत्तर उनके मासूम मन में नहीं आया। दोनों ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया। इधर प्यार, लगाव और दोस्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी, तो कहीं और नफरत की भट्टी धधक रही थी। रिया के दिमाग में धधक रही भट्टी में से कई विचार अंगारों की तरह फूटते फिर बुझ जाते। उसके दिमाग की नसें ये सोच के फटी जा रही थी कि अंजलि वापस उसी घर के छत के नीचे रहने आ गई थी। उसका हर दाव उल्टा पड़ रहा था। गौतम ने उसे अंजलि के लिए अंजलि के सामने ही डांट दिया। खून का घूंट पीकर रह गई थी रिया। उसे पता लगाना ही होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो गौतम अंजलि पर इतना मेहरबान हो गया। अपने विचारों में डूबती उभरती रिया के पांव अस्पताल के कॉरिडोर में एक जगह पर आकर रुक गए। सामने खड़े वार्ड बॉय को देखकर रिया का गुस्सा फट पड़ता है। यू फूल, किसी काम के नहीं तुम, एक काम की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए तुम। वार्ड बॉय रिया का ऐसा रूप देखकर घबरा गया। पर मैडम, मैंने आपको बताया। ओह शट अप! वो वापस मेरे घर में आकर बैठ गई है। कुछ और है जो मुझे नहीं पता है। रिया अपने पर्स से पैसों की एक गड्डी निकालकर इधर उधर देखते हुए वार्ड बॉय को थमाती है। नाउ बी यूजफुल, सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाओ और एक डिटेल चाहिए मुझे। पैसे देखकर वार्ड बॉय की आंखें चमकने लगती है। फिक्र मत करो मैडम, माल की खाल निकाल कर लाऊंगा इस बार। वो रिया को सलाम करके चला जाता है। रिया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभरती है। अंजलि को फंसाने के लिए उसने फिर से जाल बिछाना शुरू कर दिया था।